हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2003 में रिलीज हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस मूवी रॉन्ग टर्न। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें रिची और हेली को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलों में माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है वो अपने ऊपर चढ़ने की खुशी में हेली को भी ऊपर आने को कहता है, लेकिन तभी अचानक हेली का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो कैसे न कैसे खुद को संभालती है और वापस ऊपर चढ़ने लगती है। वो अपनी मदद के लिए रिच को आवाज लगाती है लेकिन वो देखती है कि रिच वहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद हेली के चेहरे पर एक खून की बूंद गिरती है। फिर हेली की नजर रिची पर पड़ती है जिसे कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है। फिर अचानक से ही हेली को कोई ऊपर खींचने लगता है। हेली डर जाती है इसलिए वो एक चाकू से अपनी रस्सी काट देती है। वो संभालने की कोशिश करती है। अब हेली देखती है कि उसके सामने रिच की डेड बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी अचानक हेली को पहाड़ों पे से किसी की आवाज आती है तो वो खुद को बचाने के लिए दौड़कर अपनी कार की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीले तार में फंस जाता है और वो वहां पर गिर जाती है। तभी कोई उसे पीछे से खींच कर ले जाता है। उसके बाद हमें वहां हो रही घटनाओं के बारे में न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक के बाद एक गाड़ियों के लापता होने के बारे में बताया जाता है। यहाँ तक कि लोग यहाँ पर एक बुरी शक्ति को देखने का भी दावा करते हैं। फिर हमें वापस उसी इलाके में एक कार को दिखाया जाता है जिसे क्रिस ड्राइव कर रहा था, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए एक दूसरे शहर में जा रहा था। रास्ते में वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो अपनी कार से उतरता है और आगे खड़े ट्रक वाले के पास जाता है और उससे ट्रैफिक जैम की वजह पूछता है। तो ट्रक ड्राइवर बताता है कि यहाँ से 5 मील आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है जिसकी वजह से उसे काफी घंटे यहीं पर इंतजार करना होगा। अब क्योंकि क्रिस लेट हो रहा था इसलिए वो वहीं से अपनी कार को मोड़ लेता है और वो कंपनी को अपने लेट होने की वजह बताने के लिए कॉल करता है। लेकिन क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था इसलिए उसे वहाँ पर सिग्नल्स नहीं मिलते। अब रास्ते में क्रिस की नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है तो वो कॉल करने के लिए गैस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी आगे जाकर रास्ते में उसे बहुत सारी कारें नजर आती है। वो और आगे जाते जाता है और एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ पर उस गैस स्टेशन का मालिक दिखता है जो कि किसी बीमारी से पीड़ित लग रहा था। क्रिस जाकर वहाँ का फोन यूज करता है लेकिन वो फोन डेड था। तो वो वहाँ के मालिक से बात करता है पर वो क्रिस की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर क्रिस को वहाँ पर एक मैप नजर आता है तो वो उस मैप के जरिए शहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर एक कच्चे रास्ते की सड़क नजर आती है जिसके जरिए वो शहर तक पहुँच सकता था। तभी उस गैस स्टेशन का मालिक भी उसे उस सड़क से जाने की सलाह देता है तो क्रिस तुरंत ही उस सड़क पर निकल जाता है। आगे जाकर वो एक इंटरसेक्शन पर पहुँचता है जहाँ पर उसे 2 रास्ते मिलते हैं जिनमें से वो पतली सड़क वाला रास्ता चुनता है। थोड़ी आगे जाकर उसे एक मरा हुआ हिरण नजर आता है जिसे देखने के चक्कर में उसकी कार आगे वाली कार से टकरा जाती है। उस एक्सीडेंट में दोनों कारों को काफी डैमेज आया था। क्रिस खुद को संभालते हुए बाहर निकलता है और सामने वाली कार के लोगों से माफी मांगता है। क्रिस कहता है कि वो उनकी कार में हुए डैमेज का पैसा चुका देगा और उनसे पूछता है कि उन्होंने बीच रास्ते में कार क्यों खड़ी की थी। तो फ्रेंसिन कहती है कि किसी ने रास्ते में ये नुकीले तार लगा दिए थे जिसकी वजह से उनकी कार का एक टायर फट गया। उनमें से एक लड़की गैस स्टेशन वापस जाकर कॉल करने को कहती है पर क्रिस उनसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ का फोन डेड था। फिर वो लोग पैदल ही आगे जाते हैं इवान और फ्रांसिन को छोड़कर, जो कि वहाँ पर कार के पास ही रुकते हैं। थोड़े आगे जाकर उन्हें वहाँ पर एक नेवले की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बीच में से काट कर फेंक दिया हो। ये लोग थोड़े और आगे जाते हैं तो वहाँ पर कारों के टायर्स जल रहे थे। क्रिस को वहाँ पर खतरे का एहसास होता है लेकिन वो सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहीं हमें इवान और फ्रेंसिन को दिखाया जाता है। इवान को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पर देखने जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिन भी उसके पीछे जाती है क्योंकि वो वापस नहीं लौटा था। थोड़े आगे जाकर फ्रांसिन को इवान का जूता मिलता है। थोड़े और आगे जाके फ्रांसिन को इवान का कटा हुआ कान नजर आता है। फिर अचानक से पीछे से कोई उसे पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर हमें बाकी चारों को दिखाया जाता है जो कि मदद के लिए रास्ते पे और आगे जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक अबंडेंट घर मिलता है तो वो मदद मांगने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उस घर को काफी सालों से साफ नहीं किया है। जैसे ही क्रिस फ्रिज का दरवाजा खोलता है उसे फ्रिज के अंदर बहुत सारे इंसानी शरीरों के डब्बे मिलते हैं। जैसी को वहाँ पर वही नुकीली तारें मिलती हैं जिनके वजह से उनकी कार का टायर फट गया था। ये सब देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन क्रिस गेट से देखता है कि एक गाड़ी उसी घर की ओर आ रही है तो वो लोग पीछे के गेट की तरफ भागते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि पीछे का गेट भी बंद है। फिर वो सभी लोग वहीं पर छुप जाते हैं और फिर वो कातिल गेट से अंदर आ जाते हैं।
अंदर आकर वो फ्रांसिन की बॉडी को नीचे पटकते हैं। क्रिस और जेसी फ्रांसिन की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर हमें उन 3 आदमखोरों को दिखाया जाता है जो कि फ्रांसिन की बॉडी को टेबल पर रखते हैं और एक नुकीले हथियार से उसे काटने लगते हैं। ये देखकर जेसी चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन स्कॉट उसका मुंह बंद कर लेता है। फिर वो तीनों आदमखोर फ्रांसिन की लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। मौका देकर वो सभी बाहर निकलते हैं और घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमखोर उन्हें देख लेता है, इसलिए वो सब भागते हैं और जल्दी से घर के पीछे चले जाते हैं। उसके बाद वो तीनों आदमखोर अपनी गाड़ी लेकर उन सभी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। घूमते घामते वो तीनों आदमखोर इनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। क्रिस और बाकी लोग वहां पर छुपे हुए थे। क्रिस प्लान बनाता है उनकी गाड़ी को चुराने का। वो उन सभी का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमखोर उसे गोली मार देता है। तभी स्कॉट भी जंगल की तरफ भागता है, जिससे कि वो तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं। मौका देखकर वो लोग गाड़ी पे बैठ जाते हैं। स्कॉट भी गाड़ी की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी एक तीर उसके सीने में से निकल जाता है। ये देखकर वो तीनों भी अपनी जान बचाकर भागते हैं और गाड़ी को वहां से ले जाते हैं। जंगल में कुछ आगे पहुंचकर उनकी गाड़ी का पहिया मिट्टी में फंस जाता है। वो लोग उस ट्रक को वहीं पर छोड़ते हैं और पैदल ही रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। अब दिन से रात होने को आ गई थी और वो तीनों आदमखोर अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। वहीं वो तीनों लोग चलते चलते थक गए थे, इसलिए बैठकर आराम करने लगते हैं। कार्ली उन दोनों को ऊपर देखने का इशारा करती है। जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो उन्हें वहां पर वॉच टावर नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो तीनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर कोई इंसान नहीं मिलता। जैसी को वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से क्रिस अपना ट्रीटमेंट करता है। कार्ली को वहां पर एक रेडियो मिलता है, तो कार्ली और जैसी उसका इस्तेमाल करते हैं मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्हें उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी क्रिस को बाहर से आवाज आती है। वो देखता है कि वो 3 आदमखोर वॉच टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऊपर चढ़ता देख वो लोग एंट्री गेट पर कुछ भारी सामान रख देते हैं। उसके बाद कार्ली फिर से रेडियो का इस्तेमाल करती है किसी को सिग्नल भेजने के लिए, लेकिन तभी वो आदमखोर रेडियो का वायर तोड़ देते हैं और वॉच टावर को आग लगा देते हैं। अब खुद को बचाने के लिए कार्ली एक बॉक्स से वॉच टावर की खिड़की को तोड़ देती है। फिर वो लोग खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर कूद जाते हैं। वो तीनों आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तो वो तीनों भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। एक आदमखोर कार्ली के बहुत करीब आ जाता है और एक कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पे वार कर देता है, जिससे कि कार्ली के चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्रिस और जैसी उन आदमखोरों से बच जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस को एक पुलिस की कार वहां से जाती हुई नजर आती है। वो उस कार के पास जाता है और पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन तभी एक तीर पुलिस की आंख में लग जाती है। क्रिस देखता है कि वो आदमखोर वहां पर आ गए हैं, तो वो कार के नीचे छुप जाता है। वो आदमखोर उसे चारों ओर ढूंढता है और फिर नीचे झुकता है, लेकिन उसे वहां पर क्रिस नहीं मिलता। हालांकि वो आदमखोर जैसी को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं एक वन आई नाम का आदमखोर जैसी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है, तो वो गेट के पास जाता है। तभी क्रिस कार को घर के अंदर ले आता है और उस आदमखोर को कुचल देता है। गाड़ी से निकलकर वो एक दूसरे आदमखोर को भी एक नुकीली चीज से मार देता है। उसके बाद क्रिस जैसी को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरा आदमखोर आता है और क्रिस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता हुआ देख जैसी एक नुकीला हथियार उठाती है और उस तीसरे आदमखोर को भी मार डालती है। उसके बाद क्रिस और जैसी घर के बाहर निकलते हैं और उस कार में रखे हुए फ्यूल टैंक पर फायर करते हैं, जिससे कि वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो तीनों उनका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो वापस उस गैस स्टेशन के पास पहुंचते हैं। उस ट्रक को आता हुआ देख गैस स्टेशन का मालिक अपना गेट बंद कर लेता है। क्रिस गाड़ी से उतरता है और उस मैप को फाड़ देता है। उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी।